सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूं आज बात करने के लिए डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंपोस्टिंग के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कंपोस्टिंग की ज़रूरत क्यों है, और वो भी घर में। शहर में कचरा बढ़ रहा है और ज़्यादातर शहर में भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ समय रहते पीछे छोड़ते जाते हैं, और इसके बाद एक समय ऐसा आता है जब हम अब वहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ कोई पहुँचना नहीं चाहता है। और ये बात होती है कि शहरी क्षेत्र में बीमारियों का बहुत बड़ा एक बोलबाला सा, हम ऐसा कह सकते हैं, बढ़ रहा है। शहर में ज़्यादातर लोगों से बातचीत कीजिए तो वो ये कहते हैं कि मैं बीमार हो रहा हूँ या हमारे पास ऐसी समस्या है। अब बीमारी जो है वो एक सामाजिक समस्या के रूप में सामने आ रही है। यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि शहरी क्षेत्र में रहन सहन एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस रहन सहन को यदि हम लोग थोड़ा ठीक करते रहें, समय रहते सही करते रहें, व्यवस्थित करते रहें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से अनायास ही बच सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि बीमारियों का कंपोस्टिंग से क्या संबंध है? तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि शहर में डंपिंग यार्ड होता है, और ये डंपिंग यार्ड आपके शहर में कहीं पर कचरे का पहाड़ में तब्दील होकर फिर वहाँ से फिर बीमारियों का, प्रदूषण का और ये सारी चीज़ें आपके आसपास में फैल रही होती है। तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए? हमें समय रहते ये कोशिश करना चाहिए कि डंपिंग यार्ड पर या जो कचरे का पहाड़ है उस पर दबाव कम हो, और शहर में लोग अपने घर में कंपोस्टिंग कर लें। यदि कंपोस्टिंग ना करेंगे तो इसका प्रभाव ये होगा कि कचरे का प्रेशर बढ़ेगा और जाकर ये कचरे का पहाड़ तब्दील होकर फिर वायु प्रदूषण और अन्य विभिन्न तरह के प्रदूषण आपके घर तक पहुंच जाएगी, और फिर यहीं से शुरुआत होती है बीमारी की कहानी। तो आइए आज जानते हैं कंपोस्टिंग के कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में, ज़रूरत के बारे में। जो नए लोग हैं, जो नए कंपोस्टिंग करने वाले हमारे मेंबर्स होते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी, तो उनके लिए कंपोस्टिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा, और इस चरण को हम लोग बड़े ढंग से और अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर कंपोस्टिंग कैसे की जाएगी, और इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि एक कंपोस्ट बिन होना ज़रूरी है, और ये कंपोस्ट बिन शहर में आप रहते हैं, आपको अपने जगह के अनुसार पसंद करना है। जितनी जगह हो, यदि टेरेस है तो ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं, बालकनी है तो थोड़ा छोटा ले सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग तरह के कंपोस्ट बिन भी आते हैं। तो आप जब जाएंगे आप देखेंगे कि कुछ मिट्टी के भी हैं, कुछ टेराकोटा के हैं, कुछ इस तरह के प्लास्टिक के हैं, कुछ और भी विभिन्न तरह के कंपोस्ट बिन है। लेकिन कंपोस्ट बिन में आप ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल सरल हो और आसानी से बन जाए, घर में भी आप बना सकें या फिर कहीं बाज़ार में उपलब्ध हो तो आप ले सकें। ऐसी ही कुछ बातचीत हम लोग लेकर आए हैं। तो आप इस तरह का एक ड्रम ले सकते हैं, ये लगभग 40 लीटर का ड्रम है, और इस ड्रम को लेने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का एक नलकी लगाना है, टैप लगाना है। सुराख कर लीजिए और इस तरह का एक टैप लगाना है। नलकी लगाने से क्या होगा कि जो इसके अंदर में ज़्यादा पानी बनेगा, इस टैप के द्वारा हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर कंपोस्टिंग आपकी सुचारू रूप से चलेगी। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि कंपोस्टिंग चूँकि हवा के संपर्क में होता है, एरेशन से हम लोग ये कंपोस्टिंग बना रहे हैं, तो यहाँ सुराख करना ज़रूरी है। यदि आप यहाँ सुराख करते हैं तो आपकी कंपोस्टिंग सुचारू रूप से चलेगी। हालांकि हम लोगों ने अलग अलग तरह के कंपोस्ट बिन का उपयोग किया है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये कंपोस्ट बिन में क्या क्या समस्या आती है, और उन समस्याओं पर बात करके आप लोगों तक ये सारी जानकारी हम लोग पहुँचाते हैं। सुराख यदि आपने यहाँ कर दिया तो ये सेफ़ है। ऊपर भी आप सुराख सकते हैं, लेकिन बारिश के समय में ऊपर सुराख करने से ज़्यादा कंपोस्ट बिन में पानी भर जाता है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप इस तरह से सुराख कर लें, और फिर आप अच्छे से कंपोस्ट में सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाएं। अब आप अंदर का एक बारी लोकेशन देख लीजिए। इस तरह का हम लोगों ने नलकी लगाया हुआ है, और ये नलकी आपको जो एक्स्ट्रा पानी बनाता है वो भी पानी आप बचाकर फिर पुनः उपयोग में ला सकते हैं, और फिर अच्छे से कंपोस्ट बना सकते हैं। नलकी ज़रूरी है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ढक्कन। तो ढक्कन भी ढक के रखना ज़रूरी है, क्योंकि
मच्छर है, मक्खी है, बहुत सारे इसमें से गंध दुर्गंध भी निकलता है, तो वो कंट्रोल हो जाए और इसके अंदर में कंसंट्रेट हो जाए। तो इस चरण को समझने के बाद हम लोग अब अगले चरण में चलते हैं कि और भी क्या एलिमेंट ज़रूरी हैं। आप देख रहे हैं कंपोस्ट पर हमारा ये सेशन, और जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आखिर कंपोस्टिंग के क्या एलिमेंट्स हैं। अगले चरण में ये बात करते हैं कि हमारे पास घर से निकलने वाला कचरा होता है, जिसमें फल और सब्जियों के छिलके होते हैं। फल और सब्जियों के छिलके को जब हम लोग लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि एक जैसा मिक्स हो जाने वाला सामग्री हम इसमें डालें। हालांकि ये भी बात करना ज़रूरी है कि आप यदि कंपोस्टिंग के दौरान कुछ भी डालेंगे तो कंपोस्टिंग आपकी होगी, लेकिन समस्या ये आती है कि कंपोस्टिंग का जो समय है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आखिर घर में जब कंपोस्टिंग की जा रही है तो सुचारू रूप से कंपोस्ट का चलना, कंपोस्ट बिन में कोई ज़्यादा परेशानी का ना होना, इस तरह से होता है कि आप यदि इन सभी टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो आपकी कंपोस्टिंग भी अच्छी होने लगेगी। कोशिश ये करें कि एक जैसे सामग्री डालें। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमारे पास कंपोस्ट में ज़्यादा कुछ अलग अलग करने की व्यवस्था नहीं है, तो आप कंपोस्ट बिन में सब कुछ डाल सकते हैं, समय आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि लोग बात करते हैं कि हम प्याज भी डालते हैं, छिलके भी डालते हैं, तो ये सारी चीज़ों को डालने से अच्छा है कि आप अलग अलग बना लें। इसमें प्याज और लहसुन के छिलके को अलग कर लीजिए। जो नींबू वर्गीय हमारे पास सिट्रस फूड के स्टफ़ होते हैं या फिर पील ऑफ है, छिलके हैं, उनको अलग कर लीजिए। लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, हम कर नहीं सकते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। कंपोस्टिंग का जो समय है वो बढ़ जाएगा और फिर कंपोस्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि समय 2-3 महीना भी ज़्यादा लग रहा है, कभी 6 महीना भी ज़्यादा लग रहा है, कभी 1 साल तक भी ज़्यादा लग रहा है। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके फिर डालेंगे, और यही कंपोस्टिंग का एक बेसिक है, जहाँ पर हम लोग होम कंपोस्टिंग या डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगले चरण में हम बात करते हैं गुड़ या गुड़ का पानी। इस तरह से आपको बना लेना है कि 1 लीटर आपको पानी लेना है। 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक का गुड़ आप ओवरनाइट भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसे अगले दिन इस तरह से बोतल में रख लीजिए, और कंपोस्ट बिन में ये डालना ज़रूरी होता है। यदि आप इसे डालते हैं तो कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया है ये थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होने की वजह से इसमें कंपोस्टिंग सुचारू रूप से चलने लगता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि कंपोस्ट बिन में और कुछ क्या मिलाया जाना चाहिए। अगली कड़ी में, चूँकि शहर में रहते हैं, बहुत सारे साधन उपलब्ध नहीं है, और कंपोस्टिंग के जो एलिमेंट है उसमें से ये ब्राउन है, भूरा रंग का, तो ये हम लोग जब डालते हैं तो कंपोस्टिंग हमारी अच्छे से चलने लगती है और उसे एक्सीलरेट करती है। ये है कोकोपीट। इस तरह से पहले कोकोपीट का ब्रिक लेके आइए, फिर ब्रिक लाकर आप भिगो कर रख लीजिए। आप इसे थोड़ा पुराना कर लीजिए। यदि ये अच्छे से भिगो देंगे, थोड़ा ब्लैक टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर छान कर अच्छे से हवा लगाकर फिर कंपोस्ट बिन में आप इसे ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी सुचारू रूप से चलेगी और आपको कंपोस्टिंग से संबंधित बहुत सारी समस्या नहीं होगी। कंपोस्टिंग में और कुछ भी बातचीत है जिसे हम लोग लेकर उपस्थित हो रहे हैं, तो बने रहें और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। आज बात हो रही है कंपोस्टिंग के बारे में, और मैं प्रवीण मिश्रा आप सभी को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर कंपोस्टिंग खास करके घर में, छत में, बालकनी में, या फिर आप शहरी जीवन में जीते हैं वहाँ पर कंपोस्टिंग में क्या कुछ ज़रूरी है, और जो कंपोस्टिंग से रिलेटेड चुनौतियाँ हैं उसके बारे में भी हम लोग अब बातचीत करेंगे, और धीरे धीरे आपको कंपोस्टिंग के बारे में जो अपना अनुभव है वो भी साझा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक विश्राम लेते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि कंपोस्टिंग से संबंधित आपके जो भी समस्याएं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, जिससे कि हम लोग कंपोस्टिंग के बारे में और भी नए नए तरकीब पर काम करें और आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाएं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।